हेलो। तो भाई कैसे हो मेरे 12वीं के शक्तिमान। एंड होप सो कि आज आपका बायो का पेपर बहुत ही बिंदास बहुत ही झकास गया होगा, है ना। तो आज मैं ये वीडियो वही डिस्कस करने के लिए बना रही हूँ। तो जैसे कि एज यूजुअल हम अपने सारे एग्जाम पेपर्स को करते हैं, तो हम आपसे बायो का पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से हमारे साइट की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी होगी, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना पेपर जल्दी से डिस्कस कर लेना है। तो जल्दी से आओ मेरे साथ एंड विल डिस्कस योर बायोलॉजी पेपर 2023 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है भाई, चलो। तो हम जो सबसे पहले अपना आपका सेट डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले 57-5-1 सेट 1। ठीक है भाई। तो मूविंग डाउनवर्ड हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सेक्शन ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, एट विच स्टेज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन डिड ह्यूमन यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरी देयर डेड्स। तो इसमें आपने क्या लिखा? होमो हैबिलिस, निएंडरथल मैन, जावा मैन और होमो इरेक्टस। भाई मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है निएंडरथल मैन होना चाहिए था। जिस भी बंदे का ये शीट है जो भर के आया है बिल्कुल सही भर करके आया। हम अपना जो ये मार्क है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मार्कर को। भाई बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो बी लगाया है तो भैया 1 नंबर मिल जाएगा। एकदम बिंदास तुम्हारा जो है सही गया है पेपर, मतलब कि। चलो आगे चलें, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इसमें क्या करा है, सेकंड वाले में क्या ऑप्शन लगाया अपना? भाई देखो, जिस बच्चे का ये पेपर है, जिसने बी लगाया है उसका तो सही है, जिसका ये पेपर है ना उसके आएंगे 0/लड्डू, क्योंकि उसने इसका आंसर गलत लगाया भाई। लेकिन इसका आंसर जो है बी है। अगर तुमने बी लगाया है तो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल भी गलत नहीं हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाएं तो मैम, द डिक्रीज इन द टी लिम्फोसाइट काउंट इन द ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन। इसमें क्या लगा है? इसमें लगा है बी। भाई बिल्कुल सही जवाब, 1 नंबर मिलते हैं आपको डिक्रीज इन एंटीबॉडीज लगाने पे। अगला सवाल भाई देखो, मैं ज्यादा डिस्कशन में तो फिलहाल आज टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम लोग का, क्योंकि अगले पेपर की भी तैयारी करनी है तुम लोगों को। तो हम जल्दी जल्दी से आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अब तो हो गया वैसे भी जैसा होना था। अब तो क्या ही किया जा सकता है मैम, अब तो जाके क्वेश्चन पेपर को वैसे भी नहीं बदल पाएंगे हम। अब तो जो लिख लिया तो लिख लिया। चलो फोर्थ देख लेते हैं। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट द कोडोन पोजीशन 3 एंड कोडोन पोजीशन 5 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स ट्रांसलेशन। तो भाई इसमें क्या करा है तुमने? इसने जिसने भी करा है ये एलानिन प्रोलिन गलत करा है भैया। इसका आंसर जो है वो है डी, सेरीन एंड वेलिन। 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस बच्चे का ये पेपर है उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि आपने गलत अटेम्प्ट किया है भैया। चलो आगे चल लेते हैं, फिफ्थ पे आ जाते हैं भाई। फिफ्थ में क्या करा है तुमने? अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन मेनी स्पेसीज ऑफ फिग ट्री एंड कंटेन सर्टेन वास्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें भी गलत करा है इन्होंने। पैरासिटिज्म आना चाहिए भैया, इसका आंसर जो है पैरासिटिज्म करा है तो 1 नंबर है। और जब म्यूचुअलिज्म करके आए तो भैया 0/लड्डू ले लेना पेपर में। ठीक है, लड्डू आएंगे गोल गोल। ठीक है, चलो अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन में क्या करा है आप लोगों ने? भाई बिल्कुल सही है, इनका डी इज द राइट आंसर। इसमें आपको मिसमैच बताना था क्या है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का ही मिसमैच है यहाँ पे। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। थोड़े से एमसीक्यूज डिफिकल्ट आप लोगों को लगे होंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि काफी इजी जो था आपका थियोरेटिकल डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था, लेकिन थोड़े ऑप्शंस में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो थी। कोई बात नहीं, चलो 7th देख लेते हैं। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एन इकोसिस्टम इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज। वेरी गुड भैया, सी सही करा है लौंडे ने। 1 नंबर हम दे देते हैं। लौंडा क्या लौंडिया भी हो सकती। चलो कोई नहीं, जो भी हो, लौंडा हो लौंडिया हो, पर भैया जो है इसका आंसर सी है। 8th पे आ जाते हैं। विच गिवन बिलो इज अ रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस PST1 एंड द क्लीवेज साइट ऑन द DNA मॉलिक्यूल। तो भैया क्या करा है इसमें? क्या करा है वाल को? इसमें भैया अगर डी लगाया है तो बिल्कुल ही गलत हो। जो भी डी लगा करके आया है गड़बड़ कर दी है तुमने। तो भाई इसमें आपका जो आंसर है 8th का वो है आपका डी ही है। सही करा है इस बच्चे ने बिल्कुल। मैं देखना चाह रही थी कि मतलब तुम लोग कितना वो करते हो, है ना, कितना अटेंटिव हो, क्योंकि बीच बीच में गायब हो जाते हैं ना, सो जाते हैं, नींद आ जाती देखते देखते। चलो 1 नंबर दे दिया जाता है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे जाते हैं।
9th पे IUCN रेड डेटा लिस्ट, इस वाले में क्या करा है भाई तुमने? अगर सी करा है तो वेरी गुड। ये इतना मोटा क्यों चल रहा है भैया? पतला करते हैं इसको हम थोड़ा, इसका सुरमा। ठीक है भाई, तो सुरमा पतला करेंगे तो सी इज द राइट आंसर। सी करा है 1 नंबर, इस बच्चे के 1 नंबर है, जिस बच्चे का ये पेपर है। ठीक है भाई, चलो 10वें में क्या करा है? 10वां जो आपका सवाल था वो था आपका बायो एक्टिव प्रोडक्ट। ये इसमें तो बहुत आराम से पेंसिलिन का पेंसिलियम नोटाटम सबको ही याद रह जाता है, और कुछ याद रहे ना रहे। तो डी तो बिल्कुल सही, देखो इसने भी यही नोटिस करा है तो भैया 1 नंबर जो है वो तुम्हें मिल जाता है ना भाई। होप्स हो कि तुम लोगों का ये, तो मुझे लगता नहीं किसी बच्चे का गलत होगा, सही करा होगा तुम लोगों ने। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कितने कितने नंबर तुम्हारे एमसीक्यू में आए हैं, या कितने तुम्हारे नंबर आने की एक्सपेक्टेशन है इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन बट नॉट टू द इंडिविजुअल आर। भैया इसमें क्या कर दिया? इसने तो गलत कर दिया। डी है इसका सही आंसर भैया। यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो आना था, जनाब गलत करा है भैया, अंडा ले लेना फिर। ठीक है, डी इसका सही आंसर है भाई। चलो आगे चल लेते हैं मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं मैम। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12th जो आपका रेडिकल म्यूल वाला था, इसमें क्या करा आपने 12th में? 12th में करना क्या था? 12th में करना था सी। इस लड़के ने पहले बेचारे ने सी लगाया, फिर इन्हें डी लगाया, फिर इसने काट दिया, फिर इसने बी लगाया, बेचारा घना ही कंफ्यूज आ। चलो 1 नंबर इसका मिल जाता है जो आपने सी पे लगाया, तो ठीक है भाई। चलो ये कर लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब तुम पहुंचोगे तो नेक्स्ट तुम्हारे आते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। ये भाई असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जो है उसमें 13 में, ये फिर मोटा हो गया यार, चलो मिटोन लेते, इसे मिटोन लेते। अब हम आते हैं असर्शन रीजनिंग के 13 क्वेश्चन पे। तो भाई असर्शन का क्वेश्चन है, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी लीगल प्रैक्टिस ट्रू, एमिनोसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रू। लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसमें। देन 14 में भाई सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर आर यूज ड्यूरिंग द एनीलिंग ऑफ पीसीआर, बिल्कुल सही, ट्रू है भाई ये। प्राइमर बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, भाई ये भी ट्रू है। लेकिन क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं मैम, इसका भी आंसर क्या है भाई? बी है। चलो तो फिर मैम नीचे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं ना भाई। अगले सवाल जो है तुम्हारा 15वां में क्या है? असर्शन डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन द लिग्निन एंड क्यूटिन। क्या भरा तुमने इसमें? ट्रू भरा होगा, ट्रू है क्योंकि। और डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, भाई ये भी ट्रू है। ये तो जेन्युइन सवाल था और थोड़ा नॉर्मल भी था, इसे तो कर ही दिया होगा सबने सही, लेकिन ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बी है। ये देखो, इसे देखो, महाशय को सी लिखा है इसने, महाराज ने, जिसका भी पेपर है। भैया गलती कर दी तुमने लाला, अब तुम्हें कौन बचाएगा? चलो कोई बात नहीं, हो जाती गलती, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है। अब देखो, इन थैलेसीमिया एंड एब्नॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू द जीन इफेक्ट, है ना। और आर जो होता है अल्फा थैलेसीमिया, भाई ये तो गलत हो गया हमारा, ये तो फॉल्स है हमारा। और अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द जीन HbA1 HbA2 ऑन द क्रोमोसोम, भाई ये हमारा ट्रू है। तो भाई हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। इस लाला ने इसमें भी सी लिखा। भैया ये जिसका भी पेपर है ना, थोड़ा धक्का आपको जरा लगने वाला है, जरा संभलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है यार। जब हम थे छोटे, हमें भी मतलब मेहनत करते थे, लेकिन कभी कभी जैसे बोर्ड में मेरे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन प्री बोर्ड में वगैरह में जब थोड़ी बहुत मिस्टेक ऐसी हो जाती थी जो काफ़ी सिली होती थी, और हम एग्जाम में बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं जिसके बेसिस पे हम नंबर आंसर लगा देते हैं, पर कोई नहीं, छोके ज़्यादा डिस्प्रेशन मत लेना, डिस्प्रेशन, ठीक है भाई। तो डिस्प्रेशन नहीं लेना है, और भाई हमें नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, चलो जिसका जो जो भी होगा। चलो भाई ए पे आ जाते, तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ह्यूमन एट द ऑनसेट, भाई इसमें तो हमें 40 to 60 करना था, कर दिया होगा तुमने मुझे लग रहा है। और इसमें मैक्सिमम प्रीमोर्डियल फॉलिकल किस एज में होते हैं? इसमें 10 से 20 में होते हैं, शुरू में होते हैं, तुम्हें पता ही होगा ये तो, है ना भाई। चलो आगे चले, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई हम 18 पे चलते हैं। 18 है, कैटल एंड गोट्स डू नॉट ब्राउज द कैलोट्रोपिस प्लांट। तुम्हें पता ही है भैया, देखो पता तो नहीं होगा, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल सवाल था ये। कैलोट्रोपिस प्लांट जो है ये थोड़ा एक इन्फेक्शियस या कह सकते हो टॉक्सिक प्लांट होता है, जिसे हम मिल्क वीड भी कहते हैं। तो अगर इसे ये लोग खा लेते हैं ना, तो इनको नुकसान करता है, ये बहुत हार्मफुल होता है इन लोगों के लिए, तो टॉक्सिन्स होते हैं इसमें। तो भाई ये तुम्हें इसके बारे में लिखना था, थोड़ा सा जस्टिफाई करना था। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों के इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुई होगी,
19 की बात कर लें तो बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर डेपिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ अ टेक्स्ट क्रॉस। भाई टेक्स्ट क्रॉस करना था तुम्हें, ग्रीन पॉड फ्लावर जी डोमिनेंट और जी मतलब छोटा जो येलो पॉड फ्लावर था उसके लिए स्मॉल जी लेना था। जीनोटाइप करना था, अननोन जीनोटाइप वो करना था। टेस्ट क्रॉस तुम कर देते यार ऐसे इस तरीके से, टेस्ट क्रॉस तुम्हें करना था। कितनी बार तुम्हें कराया है, मतलब करा ही होगा यार तुमने टेस्ट क्रॉस तो, काफी बार आता है पेपर में, हर साल रिपीट होता है। ठीक है चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में फर्स्ट है आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीनस ऑफ द वायरस यूज्ड एज अ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल। भाई बैसिलस थरिंजेनेसिस इसमें एग्जांपल देना था। हाउ डज इट सर्व एज एन एड इन द ओवरऑल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, बता देते किस तरीके से काम करता है, कैसे पेस्ट वेस्ट मारते हैं इससे कॉटन प्लांट के। बस यही सब तुम इसको बीटी टॉक्सिन फलाना ढिमकाना इसमें एक्सप्लेन करना था। इसका और में भी एक बी पार्ट है जिसमें है वाई मैलिग्नेंट ट्यूमर कंसिडर्ड एज मोर डैमेजिंग। ये तो तुम्हारा आसान ही है भाई, देखो तुम्हें पता ही है मैलिग्नेंट ज्यादा जो है स्प्रेड करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही ऐसा होता है जो कि बहुत ही मतलब उसको सर्जरी वर्जरी से भी ट्रीट किया जा सकता, और वो कैंसरस होता है। जबकि जो बिग ये होता है बेनिजिन, मैं इसको बेनिजिन बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हो। तो जो बेनिजिन ट्यूमर होता है ये क्या होता है, ये कम स्प्रेड करता है और ये नॉन कैंसरस होता है यूजुअली। ये ना मतलब ऐसा होता है गांठ वांठ फाइब्रोइड वाइब्रोइड हो जाती है तो वो इसमें आ जाती है। चलो नीचे चले, नेक्स्ट चलते 21 पे। 21 में क्या करके आए हो भाई, देखो अगर यहाँ पे तुमने साइंटिफिक नेम सोर्स का लिख दिया, क्या लिख दिया, टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस, तो भैया तुम्हारा सही है। और जो तुमने नहीं करा है टैग पॉलीमरेज तो फिर भैया भगवान मालिक तुम्हारा। एडवांटेज तुम्हें बता देना है ना, एडवांटेज तो बता ही दिया होगा तुम लोगों ने, है ना। एडवांटेज इसका रिएक्शन में हेल्प करता है। चलो सेक्शन सी में आ जाते हैं हम 22 में। तो नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें वैसेक्टोमी तुम्हें बतानी थी क्योंकि यहाँ पे मेल पार्टनर ऑफ द कपल में सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप वैसेक्टोमी यूज करते हो। वैसेक्टोमी में आप डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ करते थे, है ना। इसमें मतलब हम क्या करते हैं, वाज डिफरेंस वगैरह को काट देते हैं, तो ये सब आप डायग्राम के फॉर्म में भी बता सकते थे। चलो बाकी जितना डायग्राम बना देते उतना बेहतर रहता है, अगर थोड़ा बहुत लिख के डायग्राम भी बना के आए हो तो सही रहेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, भाई ये तो तुम्हें पता ही है, प्रोजेक्ट था काफी बड़ा था। इसका जो गोल थे वो यही थे, पूरा ह्यूमन जीनोम को राइट अप करना, ये वो फलाना, ये तो कर दिया होगा तुमने, है ना। चलो क्वेश्चन वैसे डिस्क्रिप्शन के आसान है ना। मेरे साथ जो जो बच्चा एग्री कर रहा हो कि मैम ऑप्शनल का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा मुश्किल था और डिस्क्रिप्शन वाला ठीक ठाक था। हर साल जो क्वेश्चन रिपीट होता है उन्हीं में से ही था पेपर, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जो लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। भाई ये क्वेश्चन हर साल ही रिपीट होते हैं जो पेपर में आए। इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म वाला क्वेश्चन है। अच्छा नेचुरल सिलेक्शन, ये भी हर साल पेपर में आता है यार, ये तो हर साल क्या बताऊं यार, मैं मेरे पेपर में भी आया था यार, ये इस बार फिर आ गया। ठीक है तो इसमें मुझे लगता है तुम लोगों ने ये मोथ वाला एग्जाम्पल दे करके लिख दिया होगा, ब्लैक मोथ व्हाइट मोथ की। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था तो भाई तब लाइकन्स हुआ करते थे व्हाइट कलर के, तो जो व्हाइट वाले थे वो बच जाते थे लाइकन्स पे छुप के, और ये नहीं बच पाते थे प्रेडेटर से ब्लैक वाले। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया तो जो ब्लैक वाले मोथ थे वो बचने लगे क्योंकि उसकी वजह से पेड़ों की बार्क वगैरह काली हो गई। पता तो है ही तुम्हें ये सवाल, ये बहुत एक्सप्लेन बहुत ज्यादा आता है पेपर में यार। वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बताना था, स्टेप्स बताने थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। तुम्हें पता ही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, कोई एक आधा बच्चा डायग्राम भी बना के आया है, अगर कोई इसमें डायग्राम बनाना मेरे को बताना। मेरे को बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जो डायग्राम बना के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि आप पेपर में टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता अगर आप ऐसे करते हो। पेड़ आइडेंटिफाई करो, उसके एंथर काट दो, फिर एंथर करके खाली स्टिग्मा को जो है इमैस्कुलेशन कहते हैं उसको, उसके एंथर काट दो, फ्लावर के बैगिंग कर दो, उसके बाद अपनी पसंद का जो पोलन है उसके ऊपर डालो और रीबैगिंग कर दो। यही तो इसके पूरा प्रोसेस है, मुझे लगता है तुम करके ही आए होगे। ठीक है यार, है ना। चलो इसको मिटोन देते हैं, मिटोन मैम मिटोन नहीं होता, मिटो मिटा देते हैं होता है, तो हमारे यहाँ जो है मिटोन ही बोलते थे, हम बचपन में मिटोन देते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं 26 की। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नीड्स बोथ अ मॉस्किटो एंड अ ह्यूमन होस्ट फॉर इट्स कम्युनिटी। भाई ये सवाल भी गिर से पिटे सवाल है, हर साल आते हैं पेपर में मॉस्किटो प्लाज्मोडियम वाला, ये डायग्राम भी बना देते ना तुम। मैं कह रही हूँ पूरे नंबर हैं, एक नंबर इधर से उधर नहीं होगा तुम्हारा,
ये हेल्थ इज वेल्थ कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर कुछ 2-4 लाइनें तुम्हारी लिखनी थी, लिख दी होंगी मुझे लगता है, इतना भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर कि ये तो गलत नहीं करोगे। चलो, ऑन स्प्रेइंग बैसिलस थेरेनजेनेसिस, तो क्रॉप जो है उसमें पेस्ट इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन खुद बैक्टीरिया क्यों नहीं इफेक्ट होता? भाई देखो, खुद बैक्टीरिया के अंदर होता है तब वो इनएक्टिव स्टेज में होता है ना, क्रिस्टलाइन इनएक्टिव स्टेज में होता है, बाद में एक्टिव में आता है, तो इसी को एक्सप्लेन करना था तुम्हें। बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी के तुम्हें इंपॉर्टेंस बतानी थी पहले में, और दूसरा एथिकल रीजन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी का। भाई एक दूसरे के ऊपर चीजें इंटरडिपेंडेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी में, एक भी चीज खराब होगी तो भैया हम खराब हो जाएंगे। अब मुझे ना एक कॉन्सेप्ट वो होता है, जैसे कि लोग मानते हैं भगवान में, भैया भगवान में, लोग भगवान में मानते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी में कैसे नहीं मान सकते। भाई भू गगन वायु आसमान नीर, है ना भाई, इन्हीं चीजों से तो भगवान बना है, तो जब तुम भगवान को इतनी आस्था से मान सकते हो तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए क्यों नहीं मान सकते? चलो छोड़ो, क्या ही लेक्चर दे है भाई, मैम को काम ही नहीं है। चलो हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ वाला मुझे लगता नहीं है तुम में से किसी ने अटेम्प्ट करा होगा, और अगर ये वाइज डिसीजन भी नहीं होता ग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जब इसका जो सेकंड पार्ट है वो काफी इजी है। ड्रॉ सिस्टमैटिक लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का एक डायग्राम बना देना था। चिंगाट चीख चीख के जो है वो बताया था कि भाई ये एंटीबॉडी का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसकी बात कर लें तो किस पीरियड में नंबर ऑफ इम्यून सेल्स एंटीबॉडी की सबसे हाईएस्ट होती हैं? जब आप न्यूमोनिया सफर करते हो, नेम इम्यून सेल, बी सेल इसमें आ जाएगा, है ना, तो बी सेल लिम्फोसाइट्स इसमें आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये एनिप्लॉइडी डिप्लॉइडी के ऊपर था, एनिप्लॉइडी वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये भी कर ही दिया होगा तुम लोगों ने, है ना, आसान सवाल था, इतना दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर मैं इसमें भी कहूंगी कि जो सवाल मुश्किल हो उसे ना ही अटेम्प्ट करो तो बेहतर होता है। इसमें आप ये ऑटोसोमल एनिप्लॉइडी एबनॉर्मलिटी भी बहुत आराम से कर सकते थे, और उसमें 2 सिम्टम आप कोई से भी लिख सकते थे बहुत आराम से, है ना भाई, तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह जो इसमें दे रखा था तुम्हारे चैप्टर में। चलो 31 की बात कर लें। 31 में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक का और डायग्राम बना था। अरे यार इतना मोटा चल गया है तो एम्ब्रियो सैक का और एक में डायग्राम बनाना था, है भाई। तो तुम्हें डायग्राम तो तुम्हें पता ही है, तुम ये डायग्राम बना देते फुल वाला, क्योंकि फुल वाला बनाना था, फुल वाला बना देते, बाकी डेवलपमेंट तुम्हें मोनोस्पोरिक का बताना था, बता देते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ये तो सबको ही आता होगा क्योंकि पहला चैप्टर तो सबने बहुत अच्छे से करा है ना भाई। बी की देख ले, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन बतानी थी, और ह्यूमन फीटस का एक डायग्राम बनाना था जिस जो यूट्रस के अंदर होता है, और उसके 4 पार्ट्स को तुम्हें जो है एक्सप्लेन करना था और दिखाना था। तो ह्यूमन फीटस का एग्जाम्पल ये तुम बना सकते थे, ये तुमने बना दिया होगा, उसके 4 पार्ट भी दिखा सकते थे तुम, है ना, इसमें विलाई है, ये है, फलाना है, वो कुछ है, फ्लग ऑफ म्योपस, ये सब ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है डायग्राम, वही मैंने खोला है जो तुम्हारा एनसीईआरटी में। चलो कर दिया होगा ये भी सही। 32 आसान सवाल है ना, तो तुम्हें मुश्किल लग रहा है कि डिस्क्रिप्टिव? मुझे तो आसान लगे यार। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना बाकी कि कैसा गया पेपर, कितने मार्क्स आने का हिसाब है तुम्हारा, तो मुझे लगता है बढ़िया ही गया होगा वैसे तो। नेम एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टेक्निक यूज्ड बाय द फॉरेंसिक्स। अरे यार, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो भैया इसमें तो तुम्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सप्लेन करनी थी, कर दी होगी फिंगरप्रिंटिंग, है ना, फिंगरप्रिंटिंग एक्सप्लेन करती, लिखा नहीं जाएगा, इतना लंबा वर्ड है ना। नेक्स्ट तुम्हें F1 जीवन प्रोजेनी फिनोटाइप दैट डज नॉट रिसेंबल ईदर ऑफ द 2 पेरेंट्स हैज इंटरमीडिएट फिनोटाइप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन कर देते इसमें, जो तुम्हारा व्हाइट फ्लावर वो पिंक फ्लावर वाला था ना, फ्लावर कह रही हूँ, पिंक फ्लावर, और वो वाला ये वाला पिंक फ्लावर, रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, वो व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर में डोमिनेंट कुछ नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, पिंक फ्लावर, पिंक जीन जो है वो एक्सप्रेस करता है, वो वाला तुम बताना। बाय रिएक्टर तो कर ही दिया होगा तुमने, बाय रिएक्टर के पूरे क्वेश्चन हैं, और इको R1 का है, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो यूज होता है, आसान है ये सवाल भी। इको आर में कन्वेंशन क्या होता है नेमिंग का? ई जो होता है फर्स्ट लेटर को जेनेरिक नेम के ऊपर होता है, सी आपका जो मतलब साइंटिफिक नेम के ऊपर होता है, आर आपका स्टेन के ऊपर होता है, आई आपका स्टेन से जो एंजाइम निकलता है उसके ऊपर लिखा जाता है। क्लीवेज साइट पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन साइट बतानी है आपको यहाँ पे। प्रोट्रूडिंग हैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, भैया कर दिया होगा। डिस्क्राइब द रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या रोल है। तो आसान था पेपर डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे लगता है अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, अरे यार मैंने किया है 2017 में 12th, मेरे ये
रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मेरे पेपर में इनमें से कम 10 सवाल आए हुए थे पेपर में सेम। तो भाई ये जो बायो है बहुत ही, इसमें ज्यादातर रिपीटेड डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। हाँ मुझे एमसीक्यूज लगे कि थोड़ा सा दिक्कत तुम लोगों ने फेस करी होगी इस चीज में, बट बाकी तो मुझे कोई दिक्कत पेपर में नहीं लगी है। और भाई होप हो कि तुम लोग का पेपर बहुत ही बेहतरीन गया होगा। और तुम लोग एक काम कर देना, जल्दी जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई मैम हमारे इतने नंबर आने वाले हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो जाती है तुम लोग के कमेंट देख करके। मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा यार वाओ बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने नंबर आने वाले तुम्हारे हैं। तो भाई मेरे 12वीं के शक्तिमान, मैं अलविदा लेती हूँ तुमसे। होप सो कि तुम्हें आंसर्स तो पता चल ही गए होंगे, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, ठीक है। तो यही कह सकती हूँ मैं। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट तो जरूर कर देना, ठीक है। 101% की कितने मार्क्स आने के तुम्हारे चांसेस है। चलो बाय बाय, टाटा सी यू, और मजे करो, ना मिले तो सजे करो बनानी है। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, टाटा सी यू, बाय।